नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी की खास पेशकश में। मैं हूं कृति मिश्रा और आज मेरे साथ हैं राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष सीपी जोशी जी। सर, सबसे पहले बात करते हैं जो लगातार चर्चा भी हो रही है, 80th प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस में भी ये थीम थी कि किस तरह से न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका में समन्वय बने। क्या रास्ता देखते हैं आप कि सारे ये जो ऑर्गन्स डेमोक्रेसी के वो अपने ही कार्यक्षेत्र में रहें? इस संविधान में ये इन्विसेज किया गया है कि न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका को इंडिपेंडेंस है, बट वो एक दूसरे के फील्ड में डोमेन में इंटरवेन नहीं करेंगे। अनफॉर्चुनेटली 1952 से अभी तक हम ये चीज़ों को एनालिसिस करें, डेमोक्रेसी इवॉल्व हो रही है, पर देयर आर नंबर ऑफ इंस्टेंसेस वेयर न्यायपालिका ने अपने डोमेन को ओवररीच करके कार्यपालिका और विधायिका में इंटरवेन किया। और कुछ स्टेट पे विधायिका ने भी ये कोशिश की है कि हम जुडिशरी के मामले में इंटरवेन करें। द फ्यू एग्जांपल्स वाइस प्रेसिडेंट महोदय ने साइट किए थे, वो उसको देखा जाना चाहिए कि विधायिका ने फैसला कर लिया कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जी के जो संबंध में न्यायालय कोई निर्णय नहीं करेगा। ये विधायिका का ओवररीच था, बिकॉज इट्स ए डोमेन ऑफ द जुडिशरी, और ये संविधान में एनविसेज किया गया है कि न्याय के संबंध में वही निर्णय करेंगे। और ठीक उसी प्रकार न्यायपालिका ने भी जो गवर्नमेंट को डायरेक्शन देने का काम किया है। भाई बेसिकली संविधान में कानून बनाने का काम पार्लियामेंट का है, असेंबली का है, और कानून की व्याख्या करने का काम जुडिशरी का है। पॉलिसी बनाने का काम विधायिका का है और एग्जीक्यूट करने का काम कार्यपालिका का है। तो वेल डिफाइंड रोल है। यदि संविधान के अंतर्गत जो चीज़ें हमने एनविसेज की है वो ठीक ढंग से काम करें तो हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जो हमने एनविसेज किया है कि जनता सुप्रीम है, तो जनता सुप्रीम के संबंध में जो भी राजनीतिक पार्टी सत्ता में आएगी वो जनता के वेलफेयर के लिए काम कर पाएगी। लेकिन ये तीनों में इम्बैलेंस है तो उसका इम्पैक्ट निश्चित तौर पर गवर्नेंस में होता है और जनता को उसका लाभ नहीं मिलता। सर, आप इम्बैलेंस की बात कर रहे हैं और जनता को लाभ पहुंचाने की बात कर रहे हैं और सेपरेशन ऑफ पावर्स या वेल डिफाइंड की भी बात कही है, तो ऐसा क्यों होता है कि ओवरस्टेप या ओवर रीच हो जाता है? ये इंस्टीट्यूशंस के संबंध में एनविसेज किया है। इंस्टीट्यूशन के हेल्म ऑफ अफेयर्स पर कौन है? इंडिविजुअल्स। एक इंडिविजुअल जज कोई निर्णय करता है तो रिफ्लेक्शन होता है जुडिशरी पर। एक पॉलिटिकल लीडर कोई निर्णय करता है तो उसका इम्पैक्ट होता है कार्यपालिका और न्यायपालिका पे। और ये पिछले लंबे समय से आप देखेंगे कि कभी कभी एक लीडर सिनोनिमस हो जाता है पार्टी के साथ में। जब पार्टी की डोमिनेंस व्यक्ति की इतनी हो जाती है तो निश्चित तौर पर उसका इम्पैक्ट कार्यपालिका पर और विधायिका पर पड़ता है और उसका एप्लीकेशन न्यायपालिका पे होता है। कभी कभी जुडिशल एक्टिविटीज में का जज आ जाता है तो उसका इम्पैक्ट कार्यपालिका और विधायिका पर पड़ता है। तो ये डिपेंड करता है इस इंस्टीट्यूशन को हेल्म ऑफ द अफेयर्स में कौन आदमी है। और यही डॉक्टर अम्बेडकर जी ने एनविसेज किया था कि संस्थाएं कितनी अच्छी हो, यदि व्यक्ति चलाने वाला ठीक ढंग का नहीं होगा तो उसका रिफ्लेक्शन होगा। इसलिए ओवररीच के जो एग्जाम्पल आते हैं वो यही है कि व्यक्ति कभी कभी जो इंस्टीट्यूशन की जो सीमाएँ संविधान में एनविसेज की गई है उसको जब ओवररीच इंडिविजुअल करता है तो इसका रिफ्लेक्शन न्यायपालिका में व्यक्ति के कारण होता है, चाहे जज कर रहा हो, चाहे एग्जीक्यूटिव में और विधायिका में कोई पॉलिटिकल लीडर कर रहा हो। तो किस तरह से एक ऐसा कोऑर्डिनेशन हो जिससे आगे जो सिर्फ वेलफेयर है उस पर फोकस हो सके? पॉलिटिकल पार्टी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में व्हाट इज इम्पोर्टेंट? पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में पार्टी इंपॉर्टेंट है। पार्टी का मतलब अलग अलग विचारधारा के पार्टियां होगी, वो लोगों को प्रभावित करेगी और सत्ता में आने के बाद अपनी नीति के अनुसार देश का गवर्नेंस करेगी। पर इसमें एक राइडर है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में आए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट उनको वो करना पड़ेगा संविधान में। संविधान में जो प्रीएम्बल में हमने जो बातें कही है उस प्रीएम्बल की बात को कोई भी नकार नहीं सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया हुआ है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का उसको अमेंडमेंट नहीं कर सकते। ये सुप्रीम कोर्ट का वेल सेटल जजमेंट है। जब हम ये मानते हैं कि संविधान सुप्रीम है, जब ये मानते हैं कि संविधान को इंटरप्रेट करने का अधिकार जुडिशरी को है और जुडिशरी ने वेल एस्टेब्लिश कर दिया कि संविधान के अंतर्गत हम बेसिक जो हमारा स्ट्रक्चर है संविधान को उसको बदल नहीं सकते हैं, तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी यदि इसके प्रति अपने आप को कमिट करती है, विचारधारा के पास सत्ता में आती है और तीनों अंगों का बैलेंस ठीक ढंग से होता है, तो मैं समझता हूँ कि इफेक्टिव गवर्नेंस इसमें होगी और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी मजबूत होगी। तो संवैधानिक मूल्यों को और कैसे मजबूत किया जा सकता है? आपने देखा कि जुडिशरी का सिलेक्शन कैसे होता है। जुडिशरी का सिलेक्शन में भी हमें समझने की आवश्यकता है कि वकील जो होते हैं उन वकील के कोटे से वो आदमी हाई कोर्ट का जज बनता है। हाई कोर्ट का जज बनने के बाद उनमें से कोई लोग सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। संविधान में ये व्यवस्था की गई है कि जुडिशरी अपॉइंटमेंट के संबंध में कानून बनाने का अधिकार किसको है?
पार्लियामेंट में नेशनल जुडिशल कमीशन का फैसला किया और जुडिशल न्यायालय कहते हैं हम इसको नहीं मानते। तो ये संविधान में व्यवस्था किस पे की? आज यदि जो विधायिका ये फैसला कर ले कि इतने केसेस पेंडिंग है कोर्ट के अंदर, इसलिए हम न्यायपालिका की व्यवस्था को बदलेंगे, तो क्या संभव है? ये संभव नहीं है, क्योंकि हमने संविधान में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में माना कि हमारे सबकी जिम्मेदारी संविधान के अंतर्गत हमें इस देश को गवर्न करना है, और संविधान को इसका गवर्न करना है तो निश्चित तौर पर जो प्रीएम्बल के मूल्य हैं उन मूल्यों को सब राजनीतिक पार्टी को मानना पड़ेगा। और राजनीतिक पार्टी को मानने के लिए मतलब ये है कि राजनीतिक पार्टी की मान्यता देने का काम किसको है? इलेक्शन कमीशन का। इलेक्शन कमीशन शुड एडर टू इट कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जो पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड है वो पॉलिटिकल पार्टी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अनुसार अपनी पार्टी को रन कर रही है नहीं कर रही है, ये सब चीज़ें देखने की आवश्यकता है। तो यदि हम संविधान के प्रति समर्पित पॉलिटिकल पार्टियां नहीं आएगी और संविधान को सबवर्ट करने का हमारा अटेम्प्ट होगा तो निश्चित तौर पर ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए खतरा है। सर, एक और बहुत बड़ा मुद्दा है कि किस तरह से अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही, चाहे वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हों, कार्यपालिका हों, उनकी जवाबदेही को और कैसे बढ़ाया जा सकता है? कार्यपालिका की जिम्मेदारी विधायिका के प्रति। विधायिका मतलब चुने हुए सांसद और विधायक। अब आज कितने दिन तक असेंबली चल रही है, कितने दिन तक पार्लियामेंट चल रही है? नंबर ऑफ डेज एनविसेज किया गया कि असेंबली कम से कम 60 दिन चलनी चाहिए। अब स्टेट आफ्टर स्टेट आप जाकर देख लें कि असेंबली के डेज लिमिटेड हो गए। जब डिबेट ही नहीं होगी, क्वेश्चन आवर ही नहीं होगा, जब आपको अपोजिशन को अपनी बात कहने का मौका ही नहीं मिलेगा, तो गवर्नेंस के अंतर्गत जो तकलीफ हो रही है उसको हम कहाँ वेंटिलेट करेंगे? तो आज ये ज़्यादा आवश्यकता इस बात की है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा विधानसभा के सत्र चलाएं, ज़्यादा से ज़्यादा बिकॉज कार्यपालिका की अकाउंटेबिलिटी विधायिका के प्रति है और विधायिका की अकाउंटेबिलिटी जनता के प्रति है। जब विधायिका ही कार्यपालिका को अकाउंटेबिलिटी नहीं ले पा रहा है तो जनता के प्रति जो चुने हुए प्रतिनिधि अपनी अकाउंटेबिलिटी को कैसे कर सकेंगे? उनका तो टेन्योर फिक्स है, 5 साल में चुनाव होंगे, 5 साल में विधायक का चुनाव होगा, 5 साल में सांसद का चुनाव होगा, और चुने हुए प्रतिनिधि को अपॉर्चुनिटी नहीं है कि विधानसभा चल ही नहीं रही है, क्वेश्चन ही नहीं पूछ सकता, वो क्वेश्चन पूछने का अवसर ही नहीं मिल रहा है, नंबर ऑफ डेज रेस्ट्रिक्टेड है, तो फिर अकाउंटेबिलिटी कैसे फिक्स करेंगे? तो अकाउंटेबिलिटी तभी ज़्यादा फिक्स होगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सत्र चलाएं। सरकार जो है कार्यपालिका विधायक के प्रति अकाउंटेबल हो और विधायिका जनता के प्रति अकाउंटेबल हो, और संविधान के अंतर्गत जो मूल्य हमने एनविसेज किए हैं वो उसके लिए तीनों संस्थाएं यदि अकाउंटेबल हो तो गवर्नेंस प्रभावशाली ढंग से होगी। सर, लेकिन यहाँ पर एक बात आपसे जानना चाहूँगी। आपने कहा कि समय बढ़ना चाहिए। लगातार हम देख रहे हैं कि जो लेजिस्लेचर्स का समय है या इवन पार्लियामेंट का समय है वो डिसरप्शंस की वजह से काफ़ी कर्टेल हो जाता है। बात है कि अपनी बात आपको अगर वेंटिलेट करनी है तो उसका तरीका क्या होना चाहिए? इस देश में जेपी का मूवमेंट स्टार्ट हुआ, इस देश में अन्ना हजारे का मूवमेंट स्टार्ट हुआ। ये क्या रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि यदि विधायिका अपनी जनता की आकांक्षाओं को ठीक ढंग से प्रतिपादित करती तो वही एक तरीका था जहां पर 5 साल में सत्ता बदलने का अवसर मिलता है। यदि 5 साल में सत्ता बदलने के लिए विधायिका अपना काम ठीक ढंग से करे, अकाउंटेबल कर सके कार्यपालिका को, तब इस तरह के मूवमेंट नहीं खड़े होते और इन मूवमेंटों ने देश की राजनीति को प्रभावित किया है। तो कहीं न कहीं हमें ये इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है कि हमारे सिस्टम में कोई कमी है, जिस कमी के कारण ऐसे अवसर आते हैं कि हम विधानसभा और पार्लियामेंट में अपोजिशन की भूमिका और सरकार की भूमिका के बीच में जो जनता की एस्पिरेशन है वो फुलफिल नहीं हो रही है, इसलिए कभी कभी ऐसी चीज़ें वेंटिलेट होती है, वो देश की राजनीति को प्रभावित करती है। ये भी एक प्रश्न है, उसको समझने की आवश्यकता है। सर, हमने देखा कि राज्यसभा के सभापति ने भी कहा कि डिबेट, डिस्कस, डिसाइड, लेकिन अगर लगातार व्यवधान होते रहेंगे, जैसे उन्होंने क्वेश्चन आवर के बारे में भी बताया कि किस तरह से लगातार टाइम घट रहा है क्योंकि डिस्ट्रप्शंस होते रहते हैं और लोग अपना सवाल नहीं पूछ पाते, सरकार से जवाबदेही तय नहीं कर पाते, तो ऐसे में व्यवधान कैसे कम किया जाए ताकि जो डेलिब्रेशन है, डायलॉग है, व्यवधान को कम करने में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रेस का भी बड़ा इंपॉर्टेंस है। क्या प्रेस और जो है अपना रोल पूरा कर रहे हैं? क्या वो असेंबली में जो रीजनेबल डिबेट कर रहे हैं, प्रश्न उठा रहे हैं, उनको हाईलाइट कर रहे हैं? डिस्ट्रप्शन करके हम लोगों का ध्यान आकर्षित करते हैं। तो अपोजिशन में जब समझ में आ गया कि हमें सबसे अच्छा तरीका इशू को पब्लिक एंड डोमेन में लाने के लिए डिस्ट्रप्शन करो, आपकी न्यूज़ वायलेट होगी, 24 घंटे आप उसको चलाओगे तो वो इशूज़ का होगा। तो कहीं न कहीं हमें ये भी समझने की आवश्यकता है कि अल्टीमेटली जनता को सूचना कहाँ से मिलती है? प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, अब तो IT आ गया, यूट्यूब, इनको भी कहीं न कहीं कोड ऑफ कंडक्ट में अपने आप को डालना पड़ेगा कि हम यदि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में अपनी भूमिका का ठीक ढंग से निर्वहन करें तो जो कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, विधायिका, उसके साथ साथ ये जो हमारी पत्रकारिता है जिसमें हम सब अंग आते हैं, उनको भी आज आकर अपने बात पर चर्चा करनी पड़ेगी। क्या उनकी भूमिका नहीं है?
क्या उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जनता को ये समझाने की कोशिश नहीं की कि आप अपने इश्यूज़ को असेंबली के प्लेटफॉर्म पे या पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म पे उठाएं? क्या वहाँ जनप्रतिनिधि चुने हुए अलग अलग पार्टी के नहीं, किसने रोका नहीं? तो इसका मतलब अलग अलग राजनीतिक पार्टी के चुने हुए सांसद और विधायक जब अपनी भूमिका का निर्वहन नहीं करते हैं, तब प्रिंट मीडिया और इस तरह के मूवमेंट को पब्लिक के डोमेन में लाते हैं और फिर देश में जो लोकतंत्र है उस प्रभावित होता है। सर ये बात आपने सही कही, क्योंकि पहले भी सभापति इस बात को कह चुके हैं कि जो मीनिंगफुल डिबेट होती है उसको जगह मिलना चाहिए मीडिया पे। लेकिन सर कहीं ना कहीं ये दायित्व तो जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनकी भी है कि वो किस तरह से जनता के जो मुद्दे हैं उनको प्रभावी ढंग से उठाएं। आज टीवी के मालिक कौन है? हम इंडिपेंडेंट पत्रकारिता का कल्पना कर सकते हैं? इंडिपेंडेंट कल्पना पत्रकारिता का छोड़ देनी चाहिए। पत्रकारिता भी एक कमर्शियल वेंचर का पार्ट हो गया। जो आदमी इन्वेस्टमेंट कर रहा है अपना रिटर्न लेगा, रिटर्न लेने के लिए उसको जो चीज़ ठीक लगेगी वो टीआरपी के माध्यम से जनता को पहुंचाएगा। व्हाट इज दिस टीआरपी? टीआरपी को भी हम एसेस कर रहे हैं क्या कि टीआरपी का कंटेंट क्या है? टीआरपी का कंटेंट रीजनेबल डिबेट हो रही है उसका है क्या? टीआरपी के अंदर वो इशू जो जनता जो एजिटेट कर रही है उसको आर्टिकुलेट करने का जो माध्यम है, चाहे वो विधायिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे न्यायपालिका हो, उसके संबंध में हम जानकारी दे रहे हैं। हम वो जानकारी दे रहे हैं जिन जानकारी पर हमारा रेवेन्यू सब बढ़े। जब हमारा माध्यम भी ये हो गया कि हम कमर्शलाइजेशन करें तो पत्रकारिता की इंडिपेंडेंस को भी समझना पड़ेगा। तो टोटलिटी में हम यदि जुडिशरी, विधायिका, कार्यपालिका की अकाउंटेबिलिटी की चर्चा कर रहे हैं तो लोकतंत्र में, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ये इंडिपेंडेंट जो पत्रकारिता है इसका भी बहुत बड़ी भूमिका है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि इंडिपेंडेंस बहुत ज़रूरी है सारे ऑर्गन्स की। सर बात करते हैं राजस्थान असेंबली की। किस तरह के नए इनिशिएटिव्स आपने लिए हैं एज स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली? एक इनिशिएटिव लिया है कि नई जो जनरेशन है वो नई जनरेशन को यदि सही सूचना नहीं मिल रही है तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कमज़ोर होगी। नई जनरेशन को सही सूचना देने के लिए हमने पूरी की पूरी प्रोसीडिंग को यूट्यूब पर डाला। यूट्यूब के माध्यम से वो नौजवान आदमी देख रहा है कि उसका चुना हुआ जनप्रतिनिधि किस ढंग से असेंबली में बिहेवियर कर रहा है, कौन से इश्यूज़ को किस ढंग से उठा रहा है। असेंबली में रूल्स में सबसे बड़ी चीज़ क्या है? कम समय में अपनी बात कहना। वहाँ टाइम पीरियड फिक्स है। ये डिबेट होगी तो स्पीकर फिक्स करेगा 2 घंटे में डिबेट होगी। क्वेश्चन है तो फिक्स है कि 1 घंटा क्वेश्चन आवर होगा। कितने क्वेश्चन पूछ सकेंगे ये नियम कानून बने हुए हैं। तो विधानसभा की कार्रवाई नियम और कानून के अंदर चलती है। जनप्रतिनिधि वही प्रभावशाली है जो कम समय में अपनी बात कहकर जनता का, सरकार का ध्यान आकर्षित कर सके। ये बात यूट्यूब के माध्यम से वो जो नौजवान पीढ़ी का व्यक्ति है वो जान रहा है कि मेरा जनप्रतिनिधि कैसे कर रहा है। टीवी और पत्रकारिता के माध्यम से आप टीआरपी के बारे में जो कंटेंट दे रहे हो जिससे लोकतंत्र कमजोर हो रहा है उसको रोकने का काम करने का हमने राजस्थान में किया है। और मैं समझता हूँ आने वाले समय में हर चुनी हुई विधायिका को अपनी प्रोसीडिंग को यूट्यूब पर डालना चाहिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मालूम पड़ सके कि उनका जो प्रतिनिधि चुना हुआ प्रतिनिधि है किस ढंग से अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा है। और क्या क्या टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव्स हैं? क्वेश्चन आवर में फिक्स था कि इतने समय में खुद को प्रेजेंट होकर आपको अपना देना पड़ेगा। हमारे 0 आवर के संबंध में नियम बने हुए थे। एक पर्ची सिस्टम है कि कोई भी इशू को आप हाईलाइट करना है तो 10 बजे पहले आपको जाकर आप खुद को प्रेजेंट होकर देना पड़ेगा। लॉटरी निकलती थी, हमने उसको ऑनलाइन कर दिया। OTP के माध्यम से वो कहीं से भी क्वेश्चन दे सकता है। उसको रेस्पॉन्ड करने का हमने काम किया। हमने ई-गवर्नेंस की जगह देने का काम किया। तो धीरे धीरे हम कोशिश कर रहे हैं कि असेंबली के अंदर पेपर वर्क बहुत ज़्यादा होता है। तो पेपर वर्क के बनिस्बत हम असेंबली की प्रोसीडिंग, असेंबली के संबंध में जो बिजनेस एडवाइजर कमेटी निर्णय करती है वो ऑनलाइन सभी विधायकों को हम अपने आप दे दें। हम सब विधायकों को हमने लैपटॉप दिया है। वो इन चीज़ों का उपयोग लेकर को कोशिश करें कि हम कैसे IT के माध्यम से अपनी एफिकेसी को बढ़ा सकें। सर बात करते हैं कमेटी मीटिंग्स की। कितनी इफ़ेक्टिव हो रही हैं ये कमेटी मीटिंग्स? क्योंकि लगातार अगर हम संसद की भी बात करें तो अटेंडेंस पर बहुत फोकस रहा कि किस तरह से अटेंडेंस बढ़ना चाहिए। सभापति ने भी सभी जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स थे उनको बोला कि आप अपनी पार्टी में सुनिश्चित करें कि अटेंडेंस रहे। कितना इफ़ेक्टिव बनाया जा सकता है कमेटी की जो वर्किंग है उसको? 2 चीज़ें। जब पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी स्टार्ट हुई तब मोटे तौर पर 3 कमेटियाँ इंपॉर्टेंट थी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, पब्लिक एस्टिमेट कमेटी और पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी। दीज वर दी कमेटी जिन पर इलेक्शन होता है पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव के हिसाब से। आज भी प्रोविज़न इन जो कमेटियाँ इनका चुनाव इसी तरह से होता है। पर धीरे धीरे हमने सारे MLA को एकोमोडेट करके नंबर ऑफ कमेटी बढ़ा दी हमने। जब नंबर ऑफ कमेटी बढ़ा दी हमने तो कमेटी का जो इम्पोर्टेंस है वो TAD के माध्यम से जुड़ गया। या तो हमें निर्णय करें कि असेंबली में MLAs की एडिक्वेट तनख्वाह दे दें हम, उनको डिप्राइव कर दें कमेटी के अंदर, वही आदमी आएगा जो इसमें इफेक्टिव भाग ले सकेगा। तो मैं समझता हूँ कि कमेटी की आवश्यकता भी है, पर कमेटी को प्रभावशाली करने के लिए एक तरीका और हो सकता है। हर पॉलिटिकल पार्टी ये निर्णय करे
कि अपने चुने हुए प्रतिनिधि को मिनिस्टर बनाने से पहले हम उसकी कमेटी की परफॉर्मेंस देखेंगे। यदि कमेटी में वो ठीक ढंग से काम कर रहा है, वो कमेटी में ऑफिसर्स को ठीक ढंग से अपने पॉलिसी के बारे में डिस्कस कर रहा है, उसकी कैपेसिटी है कि वो मिनिस्ट्री का काम कर सकता है, यदि हम प्री रिक्विजिट कर देते हैं तो मैं समझता हूँ कि फिर जो एमएलए है, जो एस्पायर कर रहा है मंत्री बनने के लिए, वो प्रभावशाली ढंग से कमेटी में अपनी भूमिका का निर्वहन करेगा। सजेशन अच्छा है सर, इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है? मेरा खुद का अनुभव है। आई बिकेम एमएलए 1980 एट द एज ऑफ 29। मुझे अपॉर्चुनिटी मिली भैरव सिंह शेखावत जैसे आदमी के साथ काम करने के लिए पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी में। लेटर ऑन आई वाज मेंबर ऑफ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। अब मुझे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में काम करने का मौका मिला। लेटर ऑन आई बिकेम चेयरमैन ऑफ द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में चेयरमैन बनने के बाद मुझे पहली बार ये समझ में आया कि बी क्या होता है, बिजनेस क्या कहते हैं, एस्टिमेट क्या होता है, फिर आपका आर क्या होता है, ए क्या होता है। अब लोगों को मालूम ही नहीं है कि बजट एस्टिमेट क्या होता है, रियल फिर आप एस्टिमेट को रिवाइज करते हैं, फिर सीएजी जांच करके उसको एक्चुअल लाता है। अब जब आदमी को मालूम ही नहीं है कि हम किस तरह से गवर्नेंस कर रहे हैं, तो वो कितनी अच्छे ढंग से असेंबली में अपनी बात कहते हैं। वो वित्तीय संसाधनों के अंदर ही समस्या का निदान होता है। वित्तीय संसाधन सरकार के पास है नहीं, बजट है नहीं, और आप अपनी मांग को उठाए जा रहे हो, तो उस मांग का निराकरण कैसे होगा। ये आपको समझने की आवश्यकता है कि ये बजट है, इस बजट में इतना प्रोविज़न है, इस प्रोविज़न के अंतर्गत ये कर सकते हैं, और उसको करने के लिए तरीके हैं। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में सबसे इम्पोर्टेंट है एक एमएलए भी, एक सिंगल एमएलए भी चीज़ों को प्रभावित कर सकता है। वहाँ पर आपको पिटीशन देने का अधिकार है। पिटीशन देने का अधिकार मतलब एक एमएलए अपने इलाके की समस्या के लिए जनता से एप्लीकेशन लेकर, एक फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट में असेंबली में अपनी दे सकता है, और उस कमेटी का सरकार को निराकरण करना पड़ेगा। तो एक एमएलए की का भी यदि एफिकेसी है, इफेक्टिव है, तो वो जन समस्याओं को पिटीशन के माध्यम से असेंबली में उठाकर सरकार को कमेटी के माध्यम से बाध्य कर सकता है कि जनता की समस्या का निराकरण कर सके। तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में मेजोरिटी भी जरूरत नहीं है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में यदि संख्या कम है और यदि इफेक्टिव पार्लियामेंटेरियन है, चाहे असेंबली ऑफ पार्लियामेंट का, वो प्रभावशाली ढंग से जनता की समस्या का निराकरण कर सकता है। सर, सदस्यों की जो अदरवाइज भी अटेंडेंस है सदन में सत्र के दौरान, वो भी लगातार एक चिंता का विषय बना हुआ है। हर पॉलिटिकल पार्टी ने विनेबिलिटी को आधार बना लिया। एक ज़माने में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में पार्लियामेंटेरियन को लोग जानते थे, और पार्लियामेंटेरियन के नाम से लोग उसको वोट देते थे कि ये हमारा जनप्रतिनिधि प्रभावशाली ढंग से अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा है। पॉलिटिकल पार्टी ने ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम विनेबिलिटी को आधार बना दिया। जब मैं विनेबिलिटी को आधार बना लेता हूँ तो मुझे पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग में भाग लेना मेरी प्राथमिकता नहीं है। मेरे दूसरे जो बिजनेस है उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। तो पॉलिटिकल पार्टी को ही फैसला करना पड़ेगा। पॉलिटिकल पार्टी जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में विचारधारा के आधार पर लोगों को प्रभावित करने का काम करना चाहती है, वो सेकेंडरी काम हो गया। हर पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने एक्सपांशन करने के लिए विनेबिलिटी को आधार बनाकर आगे बढ़ रही है, और इसीलिए जब विचारधारा कम होती है तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कम होती है। लॉ मेकिंग और कैसी इफेक्टिव बनाई जा सकती है ताकि जो जनता के मुद्दे हैं, जो लोगों के लॉ सरोकार मेकिंग हैं। में मैम एक जमाना था, राजस्थान का एग्जाम्पल देता हूँ। राजस्थान में लैंड रिफॉर्म स्टार्ट हुआ, सबसे इफेक्टिव लैंड रिफॉर्म, क्योंकि जागीरदारी सिस्टम था, जमीन उनके पास थी। लैंड रिफॉर्म के जितने भी केसेस आप देखेंगे, विधायक दल में डिस्कशन होता था कि ये हम लैंड रिफॉर्म का ला रहे हैं, इसका ये क्लाज है, इसमें क्या बातें कर रहे हैं। तो पहले कानून बनने से पहले उस पार्टी के विधायकों में चर्चा होती थी, वो जो ड्राफ्ट बनाते थे वो ड्राफ्ट सेक्रेटरी और मिनिस्टर बनकर हाउस में लाते। अब तो विप है, एक जो सेक्रेटरी है वो बिल बनाता, मंत्री हाउस में लेके आ जाता, और विप आपको पास करवाना। आप कितने जो बिल बन रहे हैं जिसमें हम इफेक्टिव रहे से कमेटी में जो हम एमएलए को इन्वॉल्व कर रहे हैं, किसी भी पार्टी को उठा के देख लिया। ला का मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली में बिल आ रहा है, मंत्री लेके आ रहा है, बिल बनाने वाला सेक्रेटरी है, उस पार्टी के एमएलए बिल बनाने में उनकी कोई भूमिका नहीं है, विप पे ऐसे बिल पास करना। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में हमने ये मान लिया कि बिल पे पास नहीं होता है तो सरकार का बहुमत नहीं है। भाई ये तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में केवल ये एंटिसिपेट किया गया था कि फाइनेंशियल बिल जब गिरता है तब सरकार को रिजाइन करना है। तो फाइनेंस बिल के अंदर निश्चित तौर पर विप लागू होना चाहिए, मैं इस बात से सहमत हूँ। लेकिन अन्य बिल के ऊपर विप लागू करके हम उस बिल के जो फॉर्मेट है उसको बनाने में हम कहीं न कहीं कमजोरी कर रहे हैं। इसलिए आप उठा के देखें, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले लोगों ने जिन चीज़ों को एनविसेज किया है वो कानून आज भी सार्थक हैं, पर आईटी आने के बाद लिबर्टी और हम सब बातें कर रहे हैं प्रीएम्बल की,
फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कर रहे हैं, आईटी आने के बाद कैसे कानून बनने चाहिए जिससे हमको रोक सकें। आज भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं सोशल मीडिया के अंतर्गत। जो स्थितियाँ बन रही है वो इसलिए बन रही है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत ये आईटी जो इंटरवीन कर रहे हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने कोई कानून नहीं बना। सर आखिरी 2 सवाल पूछूंगी। प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स के जो पावर हैं उसको भी रिव्यू करने की बात चल रही है, किस तरह से एक्सपैंड किया जा सकता है? हमने संविधान में लिखा हुआ है कि हर असेंबली के नियम बनेंगे जिसके अंतर्गत हम हाउस को चलाएंगे। एक मैच होता है उसमें फुटबॉल में रेफरी का काम क्या होता है? नियम है, फाउल क्या होगा है उसी तरह करना। स्पीकर का रोल ये है कि हाउस की प्रोसीडिंग नियम और कानून के अंतर्गत चले। एंटी डिफेक्शन बिल में हमने ये फैसला कर दिया कि डिस्क्वालीफाई करने का अधिकार पूरा स्पीकर का है। उसके बाद सब चीज़ें ये पैदा हुई। इसलिए हमें ये फैसला करना पड़ेगा कि स्पीकर की ऑटोनॉमी कैसे बनी रहे। यदि पार्लियामेंट स्पीकर सेक्रेटरीट की तरह असेंबली के स्पीकर के सेक्रेटरीट को भी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं मिलेगी तो स्पीकर इंस्टीट्यूशन इंडिपेंडेंट फैसला नहीं करता। बिल्कुल सर। सर आखिरी सवाल, डेलिब्रेशंस काफ़ी हुए हैं, जो 80th प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस थी, अब आगे उसका इम्प्लीमेंटेशन आप कैसे देखते हैं? रिकमेंडेशन रेजोल्यूशन पास करना अलग चीज़ है, पर रेजोल्यूशन का क्या प्रोग्रेस है उसको डिस्कस करना अलग चीज़ है। मुझे खुशी है कि लोकसभा के अध्यक्ष जी ने कहा कि हम अगली प्रिसाइडिंग ऑफिसर में जो यहाँ फैसले हो रहे हैं उनके संबंध में हम क्या क्या फैसला वो बताएंगे। कोई भी मीटिंग होती है, सिस्टम होता है, फैसला करते हैं और अगली मीटिंग होती है जब बताते हैं इसमें क्या प्रोग्रेस हुई। मुझे खुशी है कि हम अकाउंटेबल प्रिसाइडिंग ऑफिसर की मीटिंग कर रहे हैं। जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर फैसला कर रहा है उसके संबंध में आने वाले जो अगली बार जब मीटिंग होगी तब पता लगेगा कि हमने जो रेजोल्यूशन किया उसमें क्या प्रोग्रेस। जी बिल्कुल। जोशी जी, आप हमसे जुड़े, आपने हमसे सारी बातें की, अपना जो भी एक्सपीरियंस है, जो भी अनुभव है वो साझा किया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सोनिया।